Assalamu alaikum all students. Hoping you all safe and doing well. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक, लेक्चरर बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज वसी बिल्डिंग पर मुश्तमिल इदारा है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज जदीद लेबॉर्ट्री आला से मुज़य्यन और स्पेशियस लेबॉर्ट्रीज पर मुश्तमिल इंस्टीट्यूट है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज में मेहनती और तजर्बाकार असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट्स, कोरोना की आलमी वबा की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ने यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जैसा कि आपको मालूम है, ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो और आप बेहतर स्टडी कर सकें। आप स्लाइड्स को बार बार पढ़ें, समझें और अपने लेक्चर्स डे बाय डे क्लियर करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप ग्रुप में सवाल पूछ सकते हैं, जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर माइक्रोबायोलॉजी के चैप्टर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पर मुश्तमिल होगा। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी से क्या मुराद है, यानी हम माइक्रोबायोलॉजी की तारीफ स्टडी करेंगे। इसके अलावा आज के लेक्चर में हम माइक्रोब्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि माइक्रोब्स क्या होते हैं। आज के लेक्चर में माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी। The word microbiology is derived from the two Greek words. माइक्रोबायोलॉजी का जो वर्ड है ये दो यूनानी अल्फाज से माखूज है। नंबर 1 माइक्रान, जिसका मतलब है स्मॉल यानी छोटा, और द सेकंड वर्ड इज बायोलॉजिया मीन्स स्टडीइंग लाइफ यानी लाइफ का मुताला। तो हम माइक्रोबायोलॉजी को इस तरह डिफाइन करेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एक्टिविटीज, यानी माइक्रोबायोलॉजी से मुराद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनकी जो सरगर्मियां हैं उनका मुताला है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम इसको इस तरह भी डिस्कस करेंगे कि इट इज कंसर्न्ड with form, structure, reproduction, physiology, metabolism and identification of microbes। यानी माइक्रोबायोलॉजी का ताल्लुक माइक्रोब्स की फॉर्म यानी शक्ल सूरत, स्ट्रक्चर यानी साख्त, फिजियोलॉजी यानी उनकी सरगर्मियाँ, मेटाबॉलिज्म यानी उनमें होने वाले कीमियाई तामुलात, और आइडेंटिफिकेशन यानी उनकी पहचान से है। सो वी से इट इज कंसर्न्ड विद फॉर्म, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन नेचर, यानी इसके अलावा इसका ताल्लुक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो कुदरती फैलाव है कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं के मुताले से भी है, और इनका आपस में क्या ताल्लुक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, या माहौल में पाए जाने वाली जो दूसरी अशिया हैं उनके साथ इनका क्या ताल्लुक है, ये भी हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ बेनिफिशियल एंड जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो भी हम माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कस करते हैं कि माइक्रोब्स के क्या बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं
और क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं किसी भी शख्स पर, ये भी हम माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। यानी बेनिफिशियल एंड डिट्राइमेंटल इफेक्ट्स जो है ना वो भी माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कस किए जाते हैं। इसके साथ साथ जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस आती हैं माहौल के अंदर माइक्रोब्स की वजह से, वो भी हम माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी define microbiology as the branch of biology that deals with the microorganisms and their effects on other living organisms is called microbiology। यानी माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसका ताल्लुक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनके दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर असरात के मुताले से होता है। स्टूडेंट्स, एंटी वॉन लीवनहुक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, जबकि लुईस पास्चर को फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। साथ साथ मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि माइक्रोबायोलॉजी की जो इस्तिलाह है, जो टर्म है, ये सबसे पहले लुईस पास्चर ने इस्तेमाल की। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट माइक्रोबायोलॉजी। Now we discuss about microbes. Microbes क्या होते हैं? माइक्रोब की जो इस्तिलाह है सबसे पहले शेड्यूलॉट ने 1876 के अंदर इस्तेमाल की। माइक्रोब से मुराद वो छोटी मखलूक है जो माइक्रोस्कोप से नजर आती है। यानी माइक्रोब्स इज अ टर्म फॉर टाइनी क्रिएचर that individually is too small to be seen with unaided eye। यानी ऐसी आंख जो बगैर हेल्प के हो उससे माइक्रोब्स नजर नहीं आते, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो मुख्तसर हम माइक्रोब्स को यूं कहेंगे कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे जानदार जो माइक्रोस्कोप से नजर आए उन्हें हम माइक्रोब कहते हैं। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया, वायरस, आर्की, फंजाई, प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा और रिकेट्शिया, ऑल दीज आर माइक्रोब्स। प्रोटोजोआ में हम अमीबा डिस्कस करते हैं, यूग्लिना डिस्कस करते हैं, पैरामीशियम डिस्कस करते हैं और क्लोमेडोमोनास डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट माइक्रोब्स के वो जानदार जो माइक्रोस्कोप से नजर आए उनको हम माइक्रोब्स कहते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एक और टर्म दैट इज थर्मोएसिडोफाइल। थर्मोएसिडोफाइल वो बैक्टीरिया होते हैं जो सुपर हार्ड, सुपर एसिडिक कंडीशंस में जो है वो मौजूद होते हैं। यानी आर्की बैक्टीरिया जो है वो थर्मोएसिडोफाइल बैक्टीरिया होते हैं। Now we discuss about history of microbiology. Students, history 4 अदवार में डिस्कस की जाती है। अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री को डिस्कस करें तो हमें इसको 4 ग्रुप में तकसीम करना होगा। 1 डिस्कवरी इरा, नंबर 2 इज ट्रांजिशन इरा, द 3rd इज गोल्डन इरा और द 4th इज मॉडर्न इरा। यानी माइक्रोबायोलॉजी की जो हिस्ट्री है वो इस तरह 4 इरा यानी अदवार पर मुश्तमिल है। तो इस तरह माइक्रोबायोलॉजी की जो तारीख है बहुत से साइंसदानों के कारनामा पर मुश्तमिल होती है, जिनको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सो वी फर्स्ट डिस्कस अबाउट रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक 1665 में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप और उसके इस्तेमाल का आइडिया दिया। यानी इन 1665 रॉबर्ट हुक एन इंग्लिश साइंटिस्ट गेव अ डिसेप्शन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स यूजेस। यानी 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप का आइडिया दिया और माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल के बारे में भी आइडिया दिया, लेकिन वो इसको इन्वेंट यानी इजाद ना कर सका।
He described a slice of cork and suggested that cork was composed of compartments, which he called cells. यानी उसने कॉर्क के एक टुकड़े की वजाहत की कि कॉर्क का टुकड़ा बहुत से कंपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, यानी बहुत से खानों पर मुश्तमिल होता है, और उसने कॉर्क के एक खाने को सेल का नाम दिया और यूं सेल थ्योरी की बुनियाद पड़ी. The discoveries of Hooke and other scientists showed that microscope is an important tool for discover the secrets of life. यानी हुक और दूसरे साइंसदानों के दरियाफ्त ने ये बताया कि जो माइक्रोस्कोप है वो एक बहुत अहम टूल है जो जिंदगी के राज समझने में मदद देगा. यानी जिंदगी के राज डिस्कवर होंगे कि जिंदगी क्या है, जिंदगी किन अवामिल का अक्स होती है या किन अवामिल पर मुश्तमिल होती है. तो ये जो जिंदगी के राज हैं इनको समझने में जो माइक्रोस्कोप है ये बहुत हेल्पफुल साबित होगी. Leeuwenhoek revealed his description of microorganism in 1670 by the invent of his simple and single lens microscope. लीवनहुक, जिसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, ने अपनी इजाद करदा माइक्रोस्कोप्स के जरिए 1670 यानी 1670 में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में वजाहत की, और उसने 1674 में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एनिमल क्यूलीज का नाम दिया. यानी ही named the microorganism animal culies in 1674. In 1674 he called tiny microorganisms as animal culies, which was a term used for microorganism by him. He outlined the structural detail of familiar protozoa and paramecium and amoeba. He died in 1723. यानी उसने प्रोटोजोआ, पैरामीशियम और अमीबा की स्ट्रक्चर के बारे में भी आउटलाइन दी यानी बताया. वो 1723 में फौत हो गया, यानी उसने 1723 में वफात पाई. सो स्टूडेंट, दिस वाज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. यानी हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के जो 4 अद्वियार हैं उनमें हमने 2 साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस किया. एक रॉबर्ट हुक के बारे में हमने डिस्कस किया और दूसरा लीवनहुक के बारे में हमने डिस्कस किया. नाउ वी डिस्कस अबाउट स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. अब हम 1 बाय 1 स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे. स्कोप में नंबर 1, द साइंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, algae, bacteria, rickettsia, protozoa, fungi, yeast and viruses. स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट की बदौलत हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी एल्जी, बैक्टीरिया, रिकेट्शिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, यीस्ट और वायरसेस का मुताला किया. Without the harmless organism which converts complex material into simple substances, life would be uncertain. यानी इस सब्जेक्ट की बदौलत हमने मुफीद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी पढ़ा जो कि कम्प्लेक्स मटेरियल को सादा मादों में तब्दील कर देते हैं. अगर ये ना होते, यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना होते तो जिंदगी अनसर्टन होती. इंटरेस्ट इन हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट द ह्यूमन एग्जिस्टेंस हैज बीन द फाउंडेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह इंसानी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं, ये जो दिलचस्पी है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो दिलचस्पी है कि किस तरह ये इंसानी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं, इस बात ने माइक्रोबायोलॉजी में फाउंडेशन प्रोवाइड की. यानी ये बात माइक्रोबायोलॉजी की बुनियाद बनी. द फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस एंड सोरिंग ऑफ मिल्क आर नेचुरल प्रोसेस लॉन्ग नोन टू द मैन.
यानी जो फ्रूट जूस है उनकी जो फर्मेंटेशन है, और सोरिंग ऑफ जो मिल्क है इसको लोग बहुत पहले से जानते थे, लेकिन लोइस पाश्चर से पहले लोगों को ये नहीं पता था कि असल में ये कौन सा प्रोसेस है। तो 19 सेंचुरी के लास्ट में जो ये एक शक्की कंसेप्ट था, एक स्पेक्टिकल कंसेप्ट था कि ये कैसे हो जाता है, तो लोइस पाश्चर ने इस जो शक्की कंसेप्ट था इसको ख़त्म किया और उसने ये कहा कि ये एक माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस है, फर्मेंटेशन और स्टोरिंग ऑफ मिल्क, जो कि बैक्टीरिया और यीस्ट की बदौलत होता है। और इसने इस बात की वजाहत की कि यीस्ट और बैक्टीरिया जो है वो शुगर को अल्कोहल और एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह उसने फर्मेंटेशन और स्टोरिंग ऑफ मिल्क के बारे में वजाहत की और उसने ये शक ख़त्म किया कि ये कौन सा प्रोसेस है, और वजाहत की कि ये बैक्टीरिया और यीस्ट से होने वाला एक प्रोसेस है जो कि एसिड और अल्कोहल में, बैक्टीरिया और यीस्ट जो है शुगर को अल्कोहल एसिड में तब्दील कर देते हैं। यानी फर्मेंटेशन खमीर उठाना, स्टोरिंग ऑफ मिल्क एक माइक्रोबियल एक्टिविटी प्रोसेस है। स्टूडेंट्स, ये हकीकत यही है कि दुनिया की तारीख की तश्कील में माइक्रोबायोलॉजी का एक फैसला कौन किरदार है। इनफैक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज हैड अ डिसिसिव रोल इन शेपिंग वर्ल्ड हिस्ट्री। यानी दुनिया की तारीख की तश्कील में माइक्रोबायोलॉजी का एक फैसला कौन, डिसिसिव रोल यानी फैसला कौन किरदार है। Next point is the growth of pharmaceutical industry in recent decades has been paralleled by rising standards for product quality and more rigorous regulations of manufacturing process. इस सब्जेक्ट की बदौलत फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मेयार और कवानीन बनाए गए ताकि क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है ना वो मैन्युफैक्चर किए जा सकें। फॉर अ स्टीरॉइल प्रोडक्ट क्राइटेरियन ऑफ क्वालिटी इज सिंपल, देयर शुड बी नो लिविंग डिटेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हाटसोएवर। यानी स्टीरॉइल प्रोडक्ट्स के लिए यह बताया गया कि देयर इज नो सिंगल माइक्रोब्स इन द सेट प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के अंदर एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जो स्टीराइल कंडीशन में तैयार होते हों तो उनके लिए बताया गया कि वहां पे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। यानी द प्रोडक्ट शुड बी देयरफॉर बी एबल टू पास अ टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी, यानी ऐसा प्रोडक्ट को स्टेरिलिटी टेस्ट पास करना चाहिए ताकि साबित हो सके कि वहां पे कोई भी सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो इसके लिए वो लोग जो ये काम कर रहे होते हैं उनको नॉलेज होना चाहिए कि स्टेरिल टेस्ट कैसे करना है, किस तरह करना है, ताकि फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के जो अहम पहलू हैं उनके बारे में उनको पता होना चाहिए ताकि क्वालिटी प्रोडक्ट और स्टेरिलिटी प्रोडक्ट्स जो है ना वो तैयार किए जा सकें। It is obvious that medicine contaminated with potentially pathogenic यानी disease causing microorganisms are safely hazards. So medicine administered by vulnerable routes यानी injections are to vulnerable areas of the body यानी eyes are manufactured as sterile products. यानी वो अद्वियात जो इंजेक्शंस के थ्रू बॉडी में इंसर्ट करनी है या बॉडी के जो कमज़ोर हिस्से होते हैं जैसे कि आँख है उसमें डालनी है, इस्तेमाल में लानी है, तो उनको जो है वो माइक्रोब्स फ्री होना चाहिए, कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए, उसमें कोई माइक्रोब नहीं होना चाहिए। तो इस तरह स्टीराइल प्रोडक्ट तैयार करने के लिए जो हम प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं तो उनमें स्टेरिल टेस्ट उनको पास करना ज़रूरी होता है ताकि माइक्रोबियल फ्री जो प्रोडक्शन है वो की जा सके।
The next point is disinfection and the properties of chemical, yani biocides used as antiseptic, disinfectants and preservatives are subjects of which pharmacist and the person responsible for the manufacturing of medicine should have a knowledge both from the perspective of biocides used in product formulation and manufacture, and because antiseptic and disinfectants are pharmaceutical products in their own rights. डिसइंफेक्शन और केमिकल्स की जो प्रॉपर्टीज जो कि बतौर एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट या प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल होते हों के बारे में फार्मासिस्ट या दूसरे लोगों को नॉलेज होना चाहिए ताकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग बेहतर तरीके से हो सके. The next is the injection are also subject to a test of pyrogens. These are substances that cause a rise in body temperature when introduced into the body. यानी जो इंजेक्शंस तैयार किए जाते हैं उनको भी पायरोजन फ्री होना चाहिए और उनका पायरोजन टेस्ट किया जाना चाहिए ताकि उनके अंदर कोई ऐसा केमिकल ना हो जो बॉडी का टेम्परेचर राइज कर दे या जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए. तो इंजेक्शंस की जो प्रोडक्शन होती है वो पायरोजन फ्री होना चाहिए और पायरोजन टेस्ट किया जाना चाहिए. पायरोजन सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि जब वो बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं तो वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं. तो ऐसे सब्सटेंसेस को पायरोजन सब्सटेंसेस कहा जाता है. तो इंजेक्शंस की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान पायरोजन टेस्ट किया जाना चाहिए ताकि पायरोजन फ्री जो प्रोडक्ट्स है वो तैयार किए जा सकें. तो इस तरह माइक्रोबायोलॉजी की बदौलत ही हम पायरोजन फ्री जो इंजेक्शन प्रोडक्ट्स हैं वो तैयार कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट द स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको जवाब दिया जाएगा. थैंक यू वेरी मच.